हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, कल तक हम लोग यहाँ तक छोड़े थे पढ़ करके वॉइल एसफिल कंप्लीट करना था। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले जो है मेरे चैनल पे लगभग 8 वीडियो जो है 8 सेक्शन में इन्वायरमेंट इकोलॉजी का कंप्लीट हो चुका है। 2-3 वीडियो में पीटी 365 जो है, यानी कि पीटी 365 ये ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स ये 1 ईयर्स का पूरा कंपाइलेशन रहता है। 1 ईयर्स में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रहते हैं वो सारे का कंपाइलेशन रहता है। ठीक है, विथ ए स्टैटिक पोर्शन इंक्लूड करते हुए। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे वाइल एस्पिल क्यों चर्चा में है, यानी कि तेल रिसाव। ठीक है, क्यों चर्चा में है, इसके पहले जो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे जा करके वनडे एग्जाम फैक्ट्री में वनडे एग्जाम फैक्ट्री FAC TRY, ठीक है, ऐसे डालिएगा FAC TRY फैक्ट्री डालिएगा, आ जाएगा। तो मेरे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आर्ट एंड कल्चर का पूरे 365 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद पॉलिटी गवर्नेंस भी हमने कंप्लीट करा हुआ है। और ये जो चल रहा है ये आपका चल रहा है इन्वायरमेंट इकोलॉजी। ठीक है, तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो है ये 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा समय किल नहीं करेंगे। क्यों न्यूज में है तेल रिसाव, तो कह रहा है एनजीटी जो है, यानी कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण, यानी कि कहीं पे भी क्लाइमेट से रिलेटेड वर्क होता है, क्लाइमेट से रिलेटेड होता है, लैंडस्लाइड से रिलेटेड होता है, तो वहां पे इसका हस्तक्षेप करता है। ठीक है, एनजीटी जो है इसकी स्थापना 2010 में हुआ था। ठीक है, तो एक तो फैक्ट आपको ये याद रखना है। दूसरा हम लोग आगे देखेंगे कि एनजीटी का काम क्या है, क्यों ये मतलब आवाज उठाया है। तो तेल रिसाव जब हुआ तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मार्च 2023 में नागपट्टिनम पर, कहाँ पे, नागपट्टिनम पर तेल रिसाव के लिए 5 करोड़ रुपए का जुर्माना का भुगतान करने का आदेश जारी किया। किसने किया है, तो एनजीटी ने किया है। ठीक है, किसको, तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भुगतान, यानी कि नो फॉल्ट लायबिलिटी, यानी किसी भी बाहरी कारण से हुआ हो या नुकसान ना लापरवाही हो या त्रुटि के कारण हो तो आपको इतना देना पड़ेगा। तो कितना का डिमांड किया है, 5 करोड़। आपसे डिमांड नहीं पूछेगा 5 करोड़ है 10 करोड़ है, आपसे यही पूछेगा कि रिसेंटली जो है कहाँ पे तेल रिसाव हुआ है, तो चेन्नई पेट्रोल ये हुआ है आपको नागपट्टिनम पे। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पे और भी सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है तो वाइल एस्पिल से रिलेटेड, तो ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम, यूनेस्को क्लाइमेट चेंज एंड द माउंटेन इकोसिस्टम प्रोग्राम, सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर रिस्क रिड्यूशन, ये तीनों मिलके काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तेल रिसाव आखिर ये चर्चा में है क्यों। तो देखिए, तेल रिसाव जो है ये प्रदूषण का एक रूप होता है, यानी कि तेल रिसाव जब समुद्र में तेल जब रिसाव होता है तो वहां पे प्रदूषण फैलता है, जिसके कारण अंदर के जो मरीन एनिमल्स होते हैं, मरीन्स या फिर सी फूड्स होते हैं जो मरीन, जैसे कि उसमें का जो भी प्रजाति वगैरह स्पीसीज वगैरह है ना, उसमें का जीव जंतु वगैरह वो इफेक्ट हो जाते हैं वो प्रदूषण के वजह से। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में है। तो कह रहा है कि तेल रिसाव प्रदूषण एक रूप से एक मानव जनित गतिविधि के कारण पर्यावरण पर, विशेष रूप से समुद्री क्षेत्रों में तरल पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का रिसाव है। कारण क्या है, रीजन क्या है, तो ये रिसाव जो है अक्सर टैंकरों, माल लदान नौकाओं यानी कि बारगेज, पाइपलाइन, रिफाइनरी से जुड़ी दुर्घटनाओं के कारण होता है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं जो भी सारा पेट्रोलियम्स वगैरह होता है जो हम लोग बाहर से जो है इंपोर्ट करते हैं, वहां से आयात करते हैं, तो समुद्र के द्वारा आता है ना, तो कभी कभी लीकेज हो जाता है, पाइपलाइन जो है उसका मान लो कि फट वगैरह गया तो वो समुद्र में लीकेज के कारण पूरा पॉल्यूटेंट फैल जाता है, इसी के कारण ये कह रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा, इन्वायरमेंट को भी प्रॉब्लम होगा और जितने भी मरीन जो स्पीसीज होंगे उनको इफेक्ट करेगा। ठीक है, इफेक्ट क्या है, तो जैव विविधता की हानि, यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो है उस पे हानि होगा, क्षति होगा, खाद्य श्रृंखला को नुकसान होगा, तटीय अपरदन होगा, यानी कि तट जो है वो क्या होगा, इरोजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि तेल रिसाव से निपटने की तकनीक क्या है, यानी कि आप क्या क्या कारण है जो इससे हम निकल सकते हैं इसे बाहर। तो कह रहे हैं कि बायो रेमेडिएशन और जैविक तकनीक का यूज कीजिए। ठीक है, जिससे क्या करेंगे, संदूषकों को हटाने जीवित सजीवों का उपयोग करके, जैसे कि आयल जैपर इसमें क्रूड ऑयल और
और तैलीय गाद यानी कि स्लग जो होता है हाइड्रोकार्बनिक यौगिक का अपघटन करने वाले बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। और वॉयलीवोरस जो होता है वॉयलीवोरस यह एक तकनीक आयल जैपर के समान ही है और उच्च सल्फर सांद्रता वाली तैलीय गाद क्रूड आयल से निपटने में अधिकतम सक्षम है। ठीक है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग का भी उपयोग कर सकते हैं जिसमें बायो रेमिडिएशन के लिए डिजाइन किए गए सूक्ष्म जीवों को बनाने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि फ्लोटिंग बूम के तहत भी आप इसे अ, जैसे कि इसके जैसे उदाहरण के तौर पे समुद्र में तेल रिसाव अगर होता है फैलता है तो एक अस्थायी फ्लोटिंग बैरियर्स उपयोग किए जाते हैं, यानी कि जैसे सपोज करो यहाँ पे तेल रिसाव हुआ तो एक बैरियर बना दिया जाएगा जिससे तेल जो है इतना ही दूर तक कवर रहेगा, बाहर ज्यादा फैलेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि बूम स्कीमर के यूज से भी हम इसे रोक सकते हैं। बूम जो होता है भौतिक अवरोध होता है जो तेल के फैलाव को धीमा करता है और इसे फैलने से रोकता है। स्कीमर की बात करें तो ये तेल को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक नौका होती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है समुद्री तेल रिसाव से निपटने के लिए कानून क्या है। यानी हम लोग तो देख लिए कि भाई ये जो है एनजीटी ने 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, बट ये कह रहा है कि इसके लिए भाई आपके देश में कानून क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, राष्ट्रीय लेवल पे है क्या, कानून क्या है। जैसे कि ऑयल स्पिल होता है तो आपके पास क्या क्या कानून है, तो कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम लोग देखें तो जहाजों से प्रदूषण को रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है, मार्पोल एक कन्वेंशन वगैरह है। तेल प्रदूषण क्षति के लिए नागरिक दायित्व पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1992 लाया गया था। तेल प्रदूषण के खिलाफ तत्परता प्रतिक्रिया सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय ओपीआरसी 1990 में लाया गया था। बंकर तेल प्रदूषण से हानि के लिए सिविल दायित्व पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 2001 लाया गया था। भारत ने 2015 में इसे अभिसमय के अभिपुष्टि कर दी थी। ठीक है, अब हम नेशनल लेवल पे बात करें, मतलब लाइक जैसे कि हमारे इंडिया में जो हुआ है तो इंडिया में इसके लिए क्या क्या कानून है, तो राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना 1996 है, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 है। आपसे हो सकता है कि यहाँ उल्टा पलटी कर दे, अब यहाँ से कहे राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना भारत में जो है 1958 लाया गया, आप कहिएगा हाँ बेटर है, बट गलत हो जाएगा क्योंकि आपको कुछ कुछ फैक्ट है सब याद तो करके नहीं जाना है, बट कुछ कुछ फैक्ट आपको याद होना चाहिए। जैसे कि तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना 1966, मर्चेंट शिप अधिनियम 1958, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये सारे भारत में हमारे एक्ट लाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भूस्खलन, यानी कि इसको लैंडस्लाइड इंग्लिश में कहा जाता है। ये क्यों न्यूज में है, तो रिसेंटली केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री ने कोलकाता में, कहाँ पे, कोलकाता में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसके लिए और क्या क्या कन्वेंशन है, तो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन पॉल्यूटन फ्रॉम द शिप्स है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द सिविल लायबिलिटी लायबिलिटी फॉर द ऑयल पोल्यूशन डैमेज है, ऑयल पोल्यूशन प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स एंड द कॉरपोरेशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द सिविल लायबिलिटी बंकर ऑयल पोल्यूशन डैमेज है, नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटीजेंसी प्लान है, और नेशनल लैंडस्लाइड प्रोकास्ट नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर। तो ये सारे कन्वेंशन जो है ये भूस्खलन लैंडस्लाइड के लिए काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इससे संबंधित तथ्य यानी कि फैक्ट क्या क्या है। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र के निम्नलिखित उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत में भूस्खलन के खतरों को कम करना है, आने वाले समय में भूस्खलन प्रभावित सभी राज्यों के लिए प्रारंभिक चेतावनी बुलेटिन जारी करना है। ठीक है, 2030 तक देश भर में क्षेत्रीय भूस्खलन प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शुरू करना है। कब तक, 2030 तक शुरू की, हो सकता है आपसे कहे कि 2047 तक ये करना है, तो आपको याद रखना है कि कब करना है, 2030 तक करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, यानी कि 2030 तक देश भर में क्षेत्रीय भूस्खलन प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शुरू करना है। शुरू की गई अन्य पहले, यानी इसके पहले जो है हमारे भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सा इनिशिएटिव लिया गया है उसके बारे में कह रहा है। तो कह रहा है कि
भू संकेत वेब पोर्टल लाया गया है। ये क्या काम करता है? भू संकलन के खतरे पर जरूरी जानकारी प्रसार करता है, ठीक है। इसके साथ सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही ये पोर्टल पर भू संकलन खतरों का अल्पकालीन दीर्घकालीन पूर्वानुमान जारी किया जाएगा, ठीक है। यानी कि लंबे समय में, आने वाले समय में क्या होगा, उसके बिफोर क्या होगा, ये सारी जानकारियां उस ऐप के माध्यम से प्रोवाइड कराएगा। भू संकलन मोबाइल ऐप की बात करें, ये भी लाया गया है। तो ये भू संकलन के दैनिक पूर्वानुमानों का तेजी से प्रसार सुनिश्चित करेगा। भू संकलन की बात करें, ये क्या होता है? भू संकलन वास्तव में एक वृहद संरक्षण मास वेस्टिंग होता है। ये परिघटना ऐसे होते हैं जैसे कि मलबे हो गया, मिट्टी के खिसक कर ढाल के नीचे गिरने के रूप में परिभाषित होता है। सपोज करो कि भू संकलन जैसे जिसमें सपोज करो कि कोई नदी है ना? तो नदी जो है वहां से सॉइल इरोजन भी होता है, ठीक है। इसके साथ ही उसमें क्या होगा, मलबा मिट्टी वो खिसक कर और गिरने लगेगा, पानी और मलबा वगैरह सब काफी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। उसी को कहा जाता है भूसंकलन हो गया, ठीक है। भूसंकलन की हालिया घटना की बात करें तो केरल के वायनाड जिले में भूसंकलन हुआ था। जो आप देख ही रहे थे कि विपक्ष के जो जितने भी हैं विपक्ष, लाइक बोले तो क्या नाम इनका, अ, राहुल गांधी गए थे। आप न्यूज में आप लोग देखते ही होंगे। भारत में भूसंकलन का खतरा की बात करें तो देश में लगभग 4.2 लाख वर्ग किलोमीटर यानी कि कुल क्षेत्रफल का 12.6% हिस्सा जो है भूसंकलन से प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। बर्फ से ढके क्षेत्र में शामिल नहीं है। पर्वतीय स्थलाकृति और भारी वर्षा के कारण हिमालय पश्चिमी घाट के क्षेत्र विशेष रूप से भूसंकलन के खतरे का सामना करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भूसंकलन के उत्तरदायित्व के कारण क्या क्या है। भाई इसके कारण क्या है? तो प्राकृतिक भारी वर्षा कारण है, बाढ़ वगैरह आ जाता है, खुदाई के कारण भी भूसंकलन होता है, ढलानों पर कटाव के कारण होता है, भूकंप वगैरह आ जाता है, इसके कारण भी भूसंकलन होता है, बर्फ पिघलने से भी होता है, ठीक है। मानव जनित मवेशियों के द्वारा अत्यधिक चराई वनस्पति नुकसान के कारण मृदा अपरदन होने लगता है, यानी कि मृदा का इरोजन होने लगता है। और भूभाग को काटना, यानी कि जमीन के जो जमीन का जो मिट्टी होती है उसको भी काटने से ये ऐसा हो सकता है, ज्यादा जब कटाव वगैरह होता है तो, या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हो रहा है वैसे एरिया जहाँ पे पहाड़ी है, सपोज कीजिए जैसे उत्तराखंड हो गया है ना, हिमाचल प्रदेश हो गया है ना, तो वहां वाले क्षेत्र में अक्सर आप देखते हैं कि लैंडस्लाइड होते रहता है ना। भारत अत्यधिक विकसित विकास है, अत्यधिक जो है विकास आदि वगैरह है, यानी कि विकास के कारण ये सब अगर काम कर रहे हैं तो आपको लैंडस्लाइड होने का खतरा ज्यादा रहता है। अब हम लोग देखेंगे भूस्खलन से बचाव के लिए आप महत्वपूर्ण पहले क्या क्या लाए हैं, यानी कि भारत में नेशनल लेवल पे इसके बचाव के लिए आपके पास क्या क्या यानी इनिशिएटिव लाए हैं। तो ये इनिशिएटिव है राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन नीति 2019। इसमें क्या है कि खतरा का मानचित्रण करना, निगरानी करना, अग्रिम चेतावनी देना, ठीक है। दूसरा योजना है राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र, यानी कि NLSM लाया गया है। ये कार्यक्रम जो है देश के भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के लिए है, ठीक है। तीसरा है भूस्खलन जोखिम समन योजना। इसमें क्या भाई काम होता है? तो क्षेत्र विशिष्ट भूस्खलन समन परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। उस एरिया में यदि अगर कुछ होता है ऐसा, तो उस एरिया में यदि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वहां पे क्या होता है कि आपको जो है वहां पे एक्चुअली मतलब जैसे कोई लोगों को डेथ वगैरह हो गया तो वहां पे क्या होगा, लैंडस्लाइड जैसे होता है तो उसको एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से सहायता वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि वित्तीय सहायता दिया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें भारत का भूस्खलन एटलस ये जो है इसरो के द्वारा विकसित किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मौसम पूर्वानुमान, यानी कि वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि उसके पहले ही आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज में बहुत ही ज्यादा है, तो हम लोग इस पे बात करेंगे कि भाई ये न्यूज में क्यों है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो अपन कवर करके जाना है, जब तक कि जिससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने की संभावना है तो अपन गलती नहीं करें, ठीक है। देखो कह रहे हैं कि मौसम पूर्वानुमान यानी कि वेदर फोरकास्टिंग स्थानीय मौसम, ठीक है। स्थानीय मौसम पूर्वानुमान यानी कि लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्टिंग। तो हाल ही में पहली बार ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध कराया गया, यानी पहली बार तो ये VBI हो जाता है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप इसे स्टार मार लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पंचायत लेवल पे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि स्थानीय मौसम पूर्वानुमान कराया गया है। ये पूर्वानुमान भारतीय मौसम विज्ञान यानी कि IMD के द्वारा
एक्सपैंडेड सेंसर कवरेज की मदद के उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान की पहल के बारे में हम बातें करें तो कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार मंत्रालय विभाग ये केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के तहत काम करेगा। ठीक है, मंत्रालय पूछेगा तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय। आईएमडी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एक संयुक्त पहल है, यानी कि दोनों मिलकर के ज्वाइंट काम करेगा। ठीक है, इसकी विशेषता क्या क्या है तो 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में मौसम पूर्वानुमान। ये पंचायत अब वर्तमान तापमान, पवनों की गति, बादल के छाए रहने, वर्षा और सापेक्ष आर्द्रता के बारे में डेटा देख सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ई ग्राम स्वराज, डिजिटल प्लेटफॉर्म ई ग्राम स्वराज ग्राम मानचित्र मेरी पंचायत से डिजिटल प्लेटफॉर्म अगले 5 दिनों के लिए प्रति घंटे मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि एसएमएस अलर्ट, यानी कि एसएमएस अलर्ट क्या है तो चक्रवात हो या भारी वर्षा हो जैसी चरम मौसमी आपदाओं के बारे में पंचायत प्रतिनिधि को एसएमएस के द्वारा, मैसेज के द्वारा आपको अलर्ट भेजा जाएगा। ठीक है, अन्य पहले क्या है, यानी कि इनिशिएटिव क्या है तो वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम है, कृषि परामर्श सेवा है, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा है, ये प्रदान किया जा रहा है। भारत की स्थानीय मौसम पूर्वानुमान क्षमता क्या है, आईएमडी जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास 12 किलोमीटर गुने यानी कि 12 किलोमीटर के वर्गाकार के क्षेत्र में मौसम परिघटना का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता है। आईएमडी ये भी करता है 3 किलोमीटर ग्रिड और फिर से 1 किलोमीटर ग्रिड रेंज के लिए हाइपर लोकल पूर्वानुमान उपलब्ध कराने के कार्य कर रहा है। ठीक है, न्यूज में क्यों है भाई तो कम्युनिस्ट सोशल इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फॉरकास्ट एंड द अर्ली वार्निंग सिस्टम। हाल ही में केरल में बाढ़ प्रवण पेरियार और चालाकुडी नदी घाटियों में बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए हाइपर लोकल डेटा एकत्र करने के लिए नई प्रणाली इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में है भाई। हाइपर लोकल मौसम पूर्वानुमान क्या है तो ये एक बहुत छोटे क्षेत्रों में मौसम की स्थिति पूर्वानुमान किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये परियोजना जो है कोची में, यानी केरल के कोची में स्थित इक्विनोक्ट द्वारा संचालित है। इक्विनोक्ट एक कम्युनिक सोर्स्ड मॉडलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। इसे यूनिसेफ के क्लाइमेट टेक कोहार्ट के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके तहत एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर में स्थापित 100 वर्षा मातृ यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि सरकारी आंकड़ों में मौजूद खामियां को दूर करना, प्राकृतिक आपदा का सामना करना और उसके स्थानीय हाइपर लोकल आंकड़े एकत्र करके अधिक सामुदायिक भागीदारी के साथ परियोजना को आगे बढ़ाना। इसके मुख्य रूप में स्टूडेंट्स, महिलाओं और युवाओं के द्वारा घरेलू स्तर पर वर्षा, नदी, जवारीय भूजल स्तरों पर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इसके बाद आंकड़ों को इनसाइड गैदर नामक एक वेब पोर्टल के माध्यम से विश्लेषित और प्रदर्शित किया जाता है। इस पोर्टल को पायलट बेसिन क्षेत्रों में प्रभाव आधारित पूर्वानुमान प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि सूखा पूर्व चेतावनी प्रणाली, यानी कि ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम ये क्यों चर्चा में है तो कह रहा है कि अग्रिम सूखा चेतावनी प्रणाली, यानी कि उसके पहले ही सूखा जो ड्रॉटेड एरिया होता है, ठीक है, उसके लिए आपको जानकारी दिया जाएगा बिफोर। ठीक है, तो कह रहा है अग्रिम सूखा चेतावनी प्रणाली आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2023 में भारत के 30% भूमि क्षेत्र में अलग अलग स्तर का सूखा देखा गया है। ठीक है, बारिश वगैरह के कारण भी देखा गया है, बहुत सारे इसमें वेरियस डायमेंशन है। ठीक है, तो ये क्या है भाई डॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है तो ये जो है सूखा पूर्व चेतावनी प्रणाली 1901 के बाद से सूखा संबंधी रिकॉर्ड को तैयार किया जा रहा है। तब से 2023 तक अगस्त महीना में सबसे शुष्क अधिक था। मानकीकृत मृदा नमी सूचकांक के अनुसार छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों में कई जिले अत्यधिक यानी जल संकट का सामना कर रहे थे। ठीक है, जिसके कारण आप देख सकते हैं बहुत जगह जो है इस बार जो है धान उतना नहीं हो पाया बहुत सारी जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट है मानकीकृत वर्षा सूचकांक में भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा की उल्लेखनीय कमी को दर्शाया गया। ठीक है, कह रहा है कि DWS के घटक क्या है, यानी डॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम के घटक क्या है, अवलोकन और निगरानी करना, भविष्यवाणी और पूर्वानुमान करना, योजना तैयार करना,
इंटरडिसिप्लिनरी अनुसंधान और उपयोग करना और संचार आउटरीच करना, ठीक है। ये सारे इसके पहलू है, घटक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा अग्रिम सूखा चेतावनी प्रणाली आखिर ये है क्या? तो ये भारत का पहला रियल टाइम आधारित सूखा निगरानी प्लेटफॉर्म है। इसका संचालन आईआईटी गांधीनगर की वाटर क्लाइमेट लैब के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। ये क्षेत्रीय राष्ट्रीय भागीदारी का एक नेटवर्क है। ये प्रासंगिक जानकारी साझा करता है, कार्रवाई का समन्वय करता है ताकि स्थानिक पैमाने पर सटीक सामयिक एकीकृत जानकारी प्रदान कर सके। ये जलवायु और जल आपूर्ति प्रवृत्तियों की पहचान करता है और इसके साथ ही ये सूखे के उद्भव, घटित होने की संभावना, संभावित गंभीरता, उसके प्रभावों की पता लगाता है। मानकीकृत मृदा नमी सूचकांक जो है, ये मानकीकृत वर्षा सूचकांक के आधार पर, यानी मानकीकृत मृदा नमी सूचकांक के आधार पर और मानकीकृत वर्षा सूचकांक के आधार पर सूखे की स्थिति का आकलन करता है। मृदा की नमी आधारित सूखे को इंगित किया जाता है, जो पौधों के उपलब्ध जल की मात्रा को दर्शाता है। एसपीआई मौसम संबंधी सूखे को इंगित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण है। ये वर्षा के आंकड़ों पर आधारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पोलर कपल्ड। ये जो है पोलर कपल्ड क्या है? एनालिसिस एंड द प्रिडिक्शन, ठीक है। प्रिडिक्शन फॉर द सर्विसेज, यानी कि पोलर कपल्ड एनालिसिस एंड द प्रिडिक्शन फॉर द सर्विस, ठीक है। ये क्या है, क्यों चर्चा में है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अंटार्कटिक और अंटार्कटिका में मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए PCAPS मतलब पोलर कपल्ड एनालिसिस एंड द प्रिडिक्शन फॉर द सर्विस, ये परियोजना शुरू किया। किसने किया है? WMO ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि अंटार्कटिका और आर्कटिका में मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए किया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है भाई? इसका उद्देश्य जो है अंटार्कटिका में मौसम, जल, बर्फ, जलवायु के बारे में जानकारी को बढ़ाना और जानकारी की गुणवत्ता में सुधार करना और प्रक्षेपण प्रणाली अर्थ सिस्टम मॉडल विकसित करना, बेहतर पूर्वानुमान सेवा उपलब्ध कराने में मदद करना। PCAPS जो है, यानी कि पोलर कपल एनालिसिस प्रिडिक्शन सर्विस जो है, ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम अनुसंधान कार्यक्रम का हिस्सा है। यानी कि विश्व मौसम यानी कि इसको बोलेंगे वर्ल्ड वेदर रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है। वर्ल्ड वेदर रिसर्च प्रोग्राम साइंस फॉर द सर्विस वैल्यू साइकिल अप्रोच के माध्यम से पृथ्वी प्रणाली पर शोध को आगे बढ़ाना है। चरम मौसमों के प्रभाव में निरंतर बदलाव को ध्यान में रखते हुए चेतावनी प्रक्रिया में सुधार करना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो बहुत ही चर्चा में है, कह रहे कि आपदा से संबंधित अन्य सुर्खियां, अदर डिजास्टर रिलेटेड न्यूज, ठीक है। तो कह रहा है कि पैरामेट्रिक इंश्योरेंस क्यों चर्चा में है? तो नागालैंड ने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ एक समझौता किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे सिग्नेचर किया है। ये जो है, इसके साथ नागालैंड आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामेट्रिक बीमा समाधान को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। इसलिए ये पहला है, तो बहुत ही हो सकता है क्वेश्चन आने की संभावना है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि पैरामेट्रिक बीमा क्या है, इंश्योरेंस क्या है। तो एक ऐसा बीमा है जो वास्तविक नुकसान को भरपाई करने के बजाय नुकसान पहुंचाने वाली किसी निर्धारित घटना जैसे भूकंप घटित होने की बीमा धारक को सीधे भुगतान करता है। इस घटना को घटित होने की संभावना को कवर किया जाता है, न कि वास्तविक क्षति का, ठीक है। मूल्यांकन, सत्यापन वगैरह करता है, ठीक है। ये एक ऐसा समझौता है जो कि कवर की गई घटना की पूर्व निर्धारित तीव्रता सीमा, जैसे वर्षा की मात्रा, भूकंप की तीव्रता सीमा पहुंचने या फिर उससे अधिक होने पर पूर्व निर्धारित भुगतान प्रदान करता है। इस बीमा में घटना की तीव्रता के माप किसी वस्तुनिष्ठ मान, जैसे कि वर्षा की मात्रा, भूकंप तीव्रता के आधार पर किया जाता है, इसलिए पैरामेट्रिक बीमा कहा जाता है। इसके तहत कवर की गई घटनाएं क्या है? इसमें भूकंप, उष्णकटिबंधीय चक्रवात या फिर बाढ़ जैसी आपदाएं शामिल हो सकती है, जहां पैरामीट्रिक सूचकांक रिएक्टर स्केलों पर प्रबलता, वायु गति या पानी की गहराई होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन क्यों चर्चा में है? तो हाल ही में NDRF और SDRF के तहत, ठीक है, NDRF यानी कि ये NDRF जो है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, ठीक है, और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड,
ठीक है। ये यानी कि एनडीआरएफ ये नेशनल लेवल पे आ जाएगा और एसडीआरएफ स्टेट लेवल पे आ जाएगा। तो कह रहा है कि क्यों चर्चा में है, तो हाल ही में एनडीआरएफ एसडीआरएफ के तहत रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन फंडिंग विंडो पर गृह मंत्रालय, ठीक है, यानी कि होम अफेयर्स के बारे में कह रहा है, हो यानी कि गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश जारी किया है, ठीक है। यानी कि रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन विंडो के बारे में बात करें तो ये मूल रूप से गृह मंत्रालय 2022 में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष एसडीआरएफ के गठन प्रशासन के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश बना है। इसका उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लिए वित्त पोषित में मौजूदा अंतराल को दूर करना, साथ ही रिकवरी प्रयासों को बेहतर ढंग से समर्थन देने के लिए मौजूदा आपदा राहत फ्रेमवर्क भीतर संसाधनों का पुनर्वितरण करना, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के तहत प्रतिक्रिया एवं राहत रिकवरी पुनर्निर्माण तैयार करना, क्षमता निर्माण के लिए धन वितरण किया जाएगा। एनडीआरएफ और आरआर का मतलब रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन विंडो जो है, इसका उद्देश्य राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना जहां की आवश्यक खर्च राज्यों की क्षमता से परे है, ठीक है। यानी कि जहां राज्य ज्यादा खर्च नहीं कर पा रहे उसके लिए ये एनडीआरएफ और ये जो है रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन उद्देश्य राज्य की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना। कार्यान्वयन की बात की तो एक नोडल एजेंसी है और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीए में नोडल एजेंसी होगा। कवर की गई आपदाएं अधिसूचित आपदाएं, चक्रवात आता है, सूखा हो जाता है, डॉटेड वगैरह, या फिर भूकंप आ जाता है, आगजनी वगैरह होता है, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल का फटना यानी कि क्लाउड बर्स्ट यदि हो जाता है, ठीक है, या फिर कीट हमला होता है, पाला एवं शीतलहर पे, तब ये काम करेगा। आरआर की बात करें यानी कि रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन के तहत गतिविधियों को आवास, शिक्षा और संरचना आदि प्रोवाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्लड वॉच इंडिया, ठीक है। फ्लड वॉच इंडिया क्यों चर्चा में है भाई, कह रहा है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन का संस्करण 2.0 लॉन्च किया है। एक नए एप्लीकेशन में 150 बड़े जलाशयों के साथ 592 बाढ़ निगरानी स्टेशनों की जानकारी भी यानी शामिल किया है। पहले की एप्लीकेशन में 200 बाढ़ निगरानी स्टेशन की जगरानी था, यानी कि जानकारी था। पहले 200 बाढ़ निगरानी स्टेशन होता था, लेकिन अभी 592 किया गया, ठीक है। फ्लड वॉच इंडिया एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो केंद्रीय जल आयोग यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन ने तैयार किया है। इसका उद्देश्य है बाढ़ की स्थिति से संबंधित जानकारी 7 दिनों के बाढ़ पूर्वानुमान को रियल टाइम सुधार करना, जनता तक पहुंचने में मोबाइल फोन का उपयोग करना, एप्लीकेशन सैटेलाइट डेटा विश्लेषण, मैथमेटिकल मॉडलिंग, रियल टाइम आधार पर निगरानी, अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग करना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अर्ली वार्निंग फॉर द ऑल, ठीक है। अर्ली वार्निंग फॉर द ऑल ये क्या है, क्यों चर्चा में है, तो हाल ही में आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रमुख रूप से भारत के 5 देश, कौन कौन 5 देशों, भारत और 5 देश, भारत के 5 नहीं, भारत और 5 देश, तो 5 देश कौन से हैं, तो नेपाल है, दूसरा मालदीव है, तीसरा श्रीलंका है, चौथा बांग्लादेश है, 5वां मॉरिशस है। भारत प्लस उसके 5 देश, ठीक है। तो ये हो गया। आरंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में मदद कर रहा है। भारत का ये प्रयास 2022 में संयुक्त राष्ट्र घोषित अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल का हिस्सा है, ठीक है। ये इसका लक्ष्य 2027 के अंत तक EWS यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम की मदद से सभी देशों की खतरनाक मौसमी घटनाओं, जलीय विपदाओं और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाओं की रक्षा करना। इसका नेतृत्व विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNDRR किया जा रहा है, ठीक है। इसके पहल के लिए EWS यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम के 4 स्तंभ को मजबूत करने के लिए 2023 से 27 के बीच $3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश की आग्रह किया गया है। ये 4 स्तंभ क्या क्या है भाई, तो ये है आपदा जोखिम के बारे में ज्ञान प्रसार करना, अवेयरनेस बढ़ाना, आपदाओं का पता लगाना, पर्यवेक्षण करना, निगरानी करना, विश्लेषण करना, पूर्वानुमान करना, ठीक है, फोरकास्टिंग करना, आपदाओं की चेतावनी का प्रसार और संचार करना, आपदा के निपटाने की तैयारी, प्रतिक्रिया और क्षमताएं करना, ठीक है। नेक्स्ट है AI यानी कि एक्या अभ्यास। एक्या अभ्यास क्या है भाई, तो ये है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारतीय थल सेना की दक्षिण कमान क्षेत्र, ठीक है, दक्षिण कमान क्षेत्र से एक्या
अभ्यास की मेजबानी किया गया है। इसका उद्देश्य है, अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य आपदा तैयारियों में सुधार करना, प्रमुख हितधारकों के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देना। अभ्यास में सिमुलेशन प्रौद्योगिकी चर्चा, विभिन्न आपदा प्रबंधन भूमिकाओं में विशेषज्ञ की राय शामिल करना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सुर्खियों में रहे संगठन, ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज हम लोग देखेंगे। कह रहा आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन यानी कि कोलिजन फॉर द डिजास्टर रेसिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली, भारत में है। हाल ही में आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन ने अपनी 5वीं वर्षगांठ मनाई है। कौन सी मनाई है? 5वीं वर्षगांठ, ठीक है। इसकी उत्पत्ति जो है भारत ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में इसका शुभारंभ किया था। इसमें सदस्य 40 देश हैं और 7 संगठन है। सीडीआरआई क्या है? तो ये राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, बहुपक्षीय विकास बैंक और निजी क्षेत्रों के लिए एक वैश्विक साझेदारी है, ठीक है। भाई इसका उद्देश्य क्या है? तो जलवायु संबंधित आपदा जोखिम को सहने वाली मजबूत अवसंरचनाओं के विकास को बढ़ावा देना, संधारणीय विकास सुनिश्चित करना। इसके महत्व क्या है? इसके सिग्निफिकेंट क्या है? तो ये वित्त पोषण और समन्वयन के लिए एक वैश्विक तंत्र प्रदान करना, तकनीकी सहायता करना, अक्षमता निर्माण करना, क्षमता का निर्माण करना, ठीक है, हम अक्षमता बोल दिए, सॉरी फॉर दैट, इसके लिए। और सीडीआरआई की बात करें तो ये शुरू की गई पहले क्या है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द रेजिलियंस आईलैंड स्टेट्स, ये लघु द्वीपीय विकासशील देशों के लिए है। डीआरआई जो है कनेक्ट प्लेटफॉर्म है। ये आपदा रोधी ज्ञान आपदा प्रदान करने के लिए एक दूसरे के उदाहरणों में से सीखने और सहयोग करने के प्लेटफॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी और संरचना सम्मेलन की बात करें, ये वैश्विक स्तर की एक अच्छी पहल है। पहलों की पहचान करने के लिए वार्षिक सम्मेलन है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सीलरेटेड फंड जो है ये यूएनडीपी यूएनडीआरआर के सहयोग से स्थापित है। रिपोर्ट सूचकांक की बात करें, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भूगोल से रिलेटेड जो चर्चा में है, ठीक है।